हेलो एवरीवन। तो ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है 12th क्लास की, पहले मैं एनसीईआरटीज़ लेके चल रही हूँ। तो ये चैप्टर जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, वो मैंने करवाया है स्टार्ट। तो ऑलरेडी मैं पार्ट 1 जो है करवा चुकी हूँ। ये सेकंड पार्ट है जिसमें आगे के हम टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है इस पार्ट 2 में माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो हम ऑलरेडी फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो पार्ट 1 में है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ कर रहे हैं माइक्रोब्स को, तो मेनली जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू द ह्यूमन बींग्स, जैसे बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स। बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स आर द दीज टू इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं किसके, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स। अगर देखो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम ग्रोथ करवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, वी नीड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स और बेवरेजेस जैसी बात हो रही है। तो इसमें क्या है, हमें वी नीड अ लार्ज अमाउंट। तो इनके प्रोडक्शन के लिए हमें जो ऑर्गेनिजम्स भी चाहिए वो भी लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो इन लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए वी नीड अ वेसल, और इस वेसल को बोला जाता है फर्मेंटर। इस वेसल को क्या बोला जाता है, फर्मेंटर बोला जाता है, जिसमें क्या है लार्ज स्केल में क्या है, वी कैन प्रोड्यूस अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द किसके लिए, फॉर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करेंगे फॉर द बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। तो ये इसमें फर्मेंटर्स में ही हम इनको बनाते हैं। ठीक है। तो ये रहा डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसमें दिखा रखा है फोटोग्राफ के अंदर फर्मेंटर, लार्ज स्केल का जो है आपका फर्मेंटर जो है वेसल्स जो है ये दिखा रखे हैं। ठीक है। तो ये इसके अंदर तो सबसे पहले ले लेते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक है। तो इसमें देखो माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द टाइम मेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। तो देखो इनमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हो रहा है। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेनली यूज़ करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस में, तो ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं, हम ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं। और ईस्ट क्या होता है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर, इट इज़ एन यूनिसेलुलर फंजाई। मेनली जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ईस्ट कैसा है, वो यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई। और ये इसका प्रोडक्शन इसको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम को बनाने के लिए। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ और है कि फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविस यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड द ब्रीवर्स ईस्ट। जो आपने ब्रेड फॉर्मेशन में इस ईस्ट का यूज़ किया था, वहाँ पे इडली डोसा वगैरह बनाने के लिए जो यूज़ किया था तुमने, तो उसमें क्या है, इसको बोल देंगे बेकर्स ईस्ट। ठीक है। वहाँ पे हमने कॉमन नाम इसको क्या दिया था, बेकर्स ईस्ट। सेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसा था, और यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरेविसा को हमने ब्रीवर्स इंडस्ट्री में यूज़ किया है, तो वी कैन कॉल इट एज ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक है। और इसको किस में यूज़ किया हुआ है तुमने, फर्मेंटिंग माल्ट, यहाँ पे किस में यूज़ किया हुआ है, फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड द फ्रूट जूसेस। तो इसकी हेल्प से हमने क्या ये बनाया हुआ है आपके बेवरेजेस, जैसे माल्टेड सीरियल से विस्की बना लिया, और आपके जो रम वगैरह होते हैं वो फ्रूट जूसेस की हेल्प से जो है वो हमने बनाते हैं, हम यूज़ किया हुआ है बनाने के लिए फ्रूट जूसेस वगैरह, टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ठीक है। फिर इसमें बात किया, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल बाय ईस्ट। तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कुछ बताना है, या अगर आप लोगों को पता है कि किसकी हेल्प से जो हम ईस्ट में जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, किस मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से, तो एज वी नो दैट इज कि किसकी हेल्प से हो रहा है, ये आपका एनारोबिक जो एनारोबिक, एक तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन का हेल्प ले रहा है। और इस प्रोसेस को तुमने यहाँ पे भी क्या बोल दिया है, फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। फर्मेंटेशन की हेल्प से हमने ये किया है। ठीक है। तो ये इथेनॉल का प्रोडक्शन उसकी हेल्प से हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल used for the fermentation and the type of the processing with or without distillation, different types of alcoholic drinks are ऑब्टेंड। ठीक है। कौन कौन से अल्कोहलिक ड्रिंक है यहाँ पे, अगर अल्कोहलिक ड्रिंक की बात करते हैं तो देखो अल्कोहलिक ड्रिंक जो आपने बियर, विस्की, रम, ब्रांडी और रम जो बनाते हैं इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से, तो देखो इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। अल्कोहल की क्वांटिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। अल्कोहल यहाँ पे अगर वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा,
इसकी इसकी प्रोसेसिंग को थोड़ा सा आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा, उसको डिस्टिलेशन ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। तो अगर हमें अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो डिस्टिलेशन हमें ज़्यादा करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बात कर रहे हैं कि जैसे ये आपका हो गया, यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, ये देखिए जैसे आपका विस्की हो गया और आपका ब्रांडी हो गया, रम हो गया, इनमें अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है। अल्कोहल की क्वांटिटी कितना है आपकी, ज़्यादा है, अराउंड 50 to 60% हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इनकी ये इसको अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ाया किसकी हेल्प से जाता है, तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से होता है। और जितना अल्कोहल बढ़ाना है, अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हमें डिस्टिलेशन करना होगा। अगर अल्कोहल की क्वांटिटी हमें लो चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल नहीं चाहिए, तो हम उस डिस्टिलेशन प्रोसेस को नहीं करेंगे, नेचुरली बनने देंगे। जैसे वाइन हो गया, बियर हो गया, इनके अंदर क्या है आपका डिस्टिलेशन जो है, जैसे विदाउट डिस्टिलेशन के ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो ज़्यादा डिस्टिलेशन होगा उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जैसे विस्की, ब्रांडी और रम हो गया, ठीक है। और अगर वाइन और बियर है तो इनमें विदाउट डिस्टिलेशन से अल्कोहल की क्वांटिटी इनमें कम होगी, ठीक है। एक चीज़ बात आ जाती है, अल्कोहल ये नेचुरली जो प्रेजेंट होता है, जो अल्कोहल बनता है वो अराउंड ईस्ट जो है वो आपका कितना अमाउंट में बना सकता है, तो अप टू द 13% अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई, इससे अल्कोहल की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई, तो इट विल बी अ हार्मफुल और टॉक्सिक टू द ग्रोथ ऑफ द ईस्ट। सो दैट यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि ईस्ट अप टू द 13% ही अल्कोहल बना सकता है, उससे ज़्यादा अगर प्रोड्यूस अल्कोहल करेगा तो दिस अल्कोहल इज़ टॉक्सिक फॉर द ग्रोथ ऑफ द ईस्ट। तो इतना ही ये अमाउंट हम नेचुरली बना सकते हैं ईस्ट की हेल्प से। तो अगर हमें ज़्यादा अल्कोहल की अमाउंट चाहिए तो वी कैन गो फॉर द डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड जो इसका यूज़ था किस में था, ये फर्मेंटेशन प्लांट का डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे। फर्मेंटेशन प्लांट है जो आपका लार्ज स्केल जो है प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये सेकंड जो अब आ जाता है एंटीबायोटिक्स। पहला क्या था पॉइंट इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पहला था फर्मेंटेड बेवरेजेस और सेकंड इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स अगर नहीं होगा तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स मेनली हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर बाई चांस हमें इन्फेक्शन होता है तो वी कैन गो फॉर द एंटीबायोटिक, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या, अगर एंटीबायोटिक नहीं होता तो दिस पैथोजेनिक अटैक जो हमारे बॉडी में हो रहा है तो इट विल बी अ हार्मफुल और फाइनली इट विल बी अ लीथल फॉर आवर लाइफ। तो ठीक है, ध्यान रखना इसमें कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा नेसेसरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ह्यूमन सोसाइटी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि आपको एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। एंटी मीन ऑब्वियस है क्या होता है, अगेंस्ट बोलते हैं, एंटी है ग्रीक वर्ड है इस एंटी यहाँ पे। और बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग, हियर लाइफ, ठीक है। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे दूसरा, अगर बात इसमें किलिंग कर रहे हैं किसकी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, अगेंस्ट लाइफ किसके है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के। बट अगर बात करें कि ये हमारे ह्यूमन बींग के लिए क्या है, ये प्रो लाइफ है, बट दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इट इज़ अ एंटी लाइफ, ठीक है। तो यहीं पे ये लाइन वेयर विद रेफरेंस टू द वेयर एज विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बींग दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में, क्या होता है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो यहाँ पे डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स का डेफिनेशन, किसको डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स किसको बोला जाता है, कि पैथोजन के लिए हम यूज़ करते हैं, पैथोजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। पैथोजन के लिए वी यूज़ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है, पैथोजन बोला जाता है इनको। अब देखिए इसके बाद आ जाती है लाइन आगे, यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। किसकी बात कर रहे हैं, पेनिसिलिन, जो सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर्ड हमारा पेनिसिलिन था
वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फर्स्ट डिस्कवर्ड था। ठीक है, तो एंटीबायोटिक कौन सा? पेनिसिलिन। तो इसकी हिस्ट्री यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे डिस्कवर किया, किसने किया। तो इट वाज अ बाय चांस डिस्कवरी। तो लेट्स डिस्कस और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एनसीईआरटी में क्या क्या लाइनें लिखी हुई है। तो डू यू नो दैट द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। फर्स्ट एंटीबायोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कैसी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन एंड इट वाज चांस डिस्कवरी। बाय चांस हुआ था, एक्सीडेंटली हुआ था। कैसे हुआ था देखो, Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow। इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है। देखिए क्या हुआ कि जो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, अपने लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहा था। तो उसने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट पेट्री प्लेट्स पे ग्रो कर रहे हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वर्क कर रहा था? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा था। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जो इसमें कोकस होता है वो राउंड शेप के ऐसे स्ट्रक्चर्स वाले बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल शेप के, और एक ग्रुप्स में होते हैं तो इन्हीं को बोल देते हैं स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर था इन बैक्टीरियाज पर। तो जब ये देखा कि ये बैक्टीरियाज जो क्या है, कुछ बैक्टीरिया प्लेट्स में तो ग्रो कर रहे हैं, बट ये बैक्टीरिया जो आपको क्या मिला है, स्टेफाइलोकोकस, आपके दूसरे जो बैक्टीरिया प्लेट्स थे उसके अंदर ये कम अमाउंट में ग्रो कर रहे थे, या फिर किसी में तो देखा गया बिल्कुल एक दो ही जो है सेल दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरे बाकी के बैक्टीरिया प्लेट्स में लार्ज अमाउंट में पूरी की पूरी कॉलोनी बनी हुई थी। तो इसमें देखा कि जिस बैक्टीरिया प्लेट में ना ऐसे ग्रीन कलर के लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर थे, इसको फंगस बोला था इन्होंने। और ये कौन सा फंगस था? ये माइसीलियम था। फंजाई का फिलामेंट था ये, फंजाई फिलामेंट फिलामेंट ठीक है, तो ये फंजाई का फिलामेंट देखा, जिसके इस वाले बैटरी प्लेट में देखा जो वन अनवाश्ड था। आपको पता ही है फंगस मेनली वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट होता है और थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है। तो इस अनवाश्ड उसने क्या मिला इसको कि जो बैक्टीरिया के अमाउंट थी वो कम थी, उस कॉलोनी की फॉर्मेशन वहाँ पे कम थी। क्यों, क्या रीज़न था? तो उसने चेक किया कि ज़रूर ना ये जो फंगस है कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज़ कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है स्टॉप हो गई है। तो इसी के फाइनली जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने फिर स्टडी किया कि ये एक बैक्टीरिया के जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, दैट वाज सम केमिकल एंड दैट केमिकल नेम वाज क्या रखा गया, उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। क्यों? क्योंकि वो जो फंगस था, वो फंगस जो वहाँ पे देखने को मिला था वो क्या था, वो कौन सा फंगस था? वो पेनिसिलियम फंगस था। उसकी जो माइसीलियम देखा तो चेक किया वो किसका माइसीलियम था? पेनिसिलियम फंगस का माइसीलियम था। और इसका पूरा जीन स्पीसीज का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये फंगस था, और जो केमिकल इसी वजह से जो केमिकल इट रिलीजेस, तो उसका नाम इसी बेस पे इसी फंगस के नेम पे रख दिया, क्या? पेनिसिलिन। तो ये देखा गया सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक ऐसे डिस्कवर किया गया। काम तो कर रहा था स्टेफाइलोकोकस पे, बट बाय चांस उसको ये देखा कि कोई केमिकल है जो रिलीज़ हो रहा है पेट्री डिश में, और ये इनिबिट कर रहा है ग्रोथ ऑफ द स्टेफाइलोकोका। ठीक है, तो ये था। दूसरा जो दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस पे काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, he found out that it was due to the chemical produced by the mold and he named it penicillin, and after the mold penicillium notatum। तो ये मैंने बता दिया। however its food potential as a effective antibiotic was established much later by। पूरा डिटेल स्टडी किसने किया है? अर्नस्ट चेन एंड द होवार्ड फ्लोरी। किसने स्टडी किया है? डिस्कवर तो किया है किसने? आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जाता है, लेकिन उसमें पूरी जो रिसर्च किया है एंटीबायोटिक का पोटेंशियल चेक करने वाला कि एंटीबायोटिक के ही तरह काम कर रहा है, तो इट वाज डन बाय द अर्नस्ट चेन एंड द होवर्ड फ्लोरी। दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड में इसका यूज़ किया गया। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी तीनों ने शेयर किया नोबेल प्राइज़ इन 1945 फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। बाय किसकी है, कौन से मोल्ड से? तो पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये था इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट टू द, अब देखते हैं यहाँ पे
इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये क्या है, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। तो इसके बाद तो जो अदर डिस्कवरीज होती गई और फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप ऑफ antibiotics were purified or extracted. Can you name some other antibiotics and find out their sources? तो ये बताना है किस किस एंटीबायोटिक से क्या आपने कौन सा सोर्स है। जैसे एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रेसी विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट जो है आपके डिजीज़ है, जो प्लेग, जैसे प्लेग है, प्लेग कौन कॉज करता है आपका, तो ये आपका प्लेग कॉज करता है, अरे यार प्लेग, तो आपका ये जो है प्लेग कॉज करता है। और सीनिया पेस्टिस करके है, ये वूपिंग कफ हो गया, जो काली खांसी बोलते हैं। डिप्थीरिया जो है आपका कोरोना बैक्टीरियम ऐसे करके है, वो कॉज करता है। और लेप्रोसी आपका कौन कॉज करता है, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम है, ये कॉज करता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो है एंटीबायोटिक्स नाउ जो है वी हैव एक्सट्रैक्टेड और मेड एंड वी ईजिली किल दिस जो माइक्रोब्स हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, ये जैसे प्लेग के लिए यूज़ हो गया, पर्टूसिस वगैरह जो यूज़ होता है, वूपिंग ठीक है, वूपिंग कफ जो है वो आपका पर्टूसिस कॉज करता है, पर्टूसिस है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या आता है, केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या है, इंडस्ट्रीज़ में वी यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वी यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनके लिए देख लेते हैं कौन कौन सा माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल की बात हो रही है, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वी कैन प्रोड्यूस। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। एसिड प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, तो एस्परजिलस नाइगर एक ये फंगस है। एस्परजिलस नाइगर क्या है, फंगस है, और ये इट प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का ये प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड का ये प्रोडक्शन करता है कौन, एस्परजिलस नाइगर, फंगस है, फंगस ध्यान रखिएगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई, और ये क्या है, बैक्टीरिया है जो क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटिक एसिड किस में यूज़ हो रहा है, ये आपका विनेगर जो होता है इसी को एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो ये आपका यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो और सिट्रिक एसिड जो है आपका, सिट्रिक एसिड किस में यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह में यूज़ करते हैं, इसको हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ठीक है, एसिटोबैक्टर हो गया, एसिटिक एसिड जो विनेगर जो है आप लोग इसमें चाउमीन वगैरह में, नूडल्स वगैरह में जो है यूज़ करते हैं, तो वो विनेगर है ये। फिर नेक्स्ट है आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये बैक्टीरियम है क्लोस्ट्रीडियम जिससे क्या है, ब्यूटारिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। और लैक्टोबैसिलस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में है लैक्टोबैसिलस, इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये आपका क्या है, उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ईस्ट क्या है, जो माइक्रो, अब तीसरी बार इसका यूज़ देख रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी में इस चैप्टर में।
इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल, ये तो पता चली गया। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। हाँ, एंजाइम्स की बात आ रही है तो कौन कौन से माइक्रोब्स जो हैं वो एंजाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो लाइपेजेस एंजाइम है यूज्ड इन द, ये भी माइक्रोब्स से निकाले जाते हैं। तो ये क्या है, लाइपेज एंजाइम किस में यूज़ हो रहा है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। लाइपेज का काम होता है ब्रेक डाउन द फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये जो किसमें, इसलिए ऑयली स्टेन्स जो होते हैं इनको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो वी यूज़ लाइपेजेस इन जो आपके डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं ना, डिटर्जेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं लाइपेजेस को। तो उस इंडस्ट्रीज़ में वो लोग यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स वगैरह जो बनाते हैं लाइपेजेस, ठीक है। तो lipases are used in detergent formulas and helpful in removing oily stains from the laundry, ठीक है। तो ये उसमें यूज़ हो गया। पहला जो यूज़ आ गया लाइपेज का, पहला जो यूज़ है आपका ईस्ट हो गया, सेकंड यहाँ पे आपके लाइपेजेस हो गए। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बोटल जूस bought from the market are clearer as compared to those made at home। जो हम घर में बनाते हैं जूसेस, उसमें जैसे आप निकालते हो आप लोग मौसमी वगैरह का जूस, तो उसमें फाइबर्स मिलता है। जबकि जो आप जैसे आप लेकर आते हैं क्या, जैसे रियल जूस हो गया, ट्रॉपिकाना हो गया, तो उनमें क्या होता है कि फ़ाइबर्स की क्वांटिटी कम होती है, इतनी ज़्यादा बिल्कुल क्लियर होता है। तो वो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पे यूज़ करते हैं केमिकल्स फॉर, जैसे कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ करेंगे फॉर द क्लियरिंग ऑफ दिस फाइबर्स, ठीक है, फ्रॉम द फूड। तो जैसे यहाँ पे this is because the bottle juices are clarified by the use of pectinase and protease। These are the two enzymes used for the clearing of the fibers को clear करने में, तोड़ने में, जो फ्रूट के फाइबर्स है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं पैक्टीजेस एंड प्रोटीजेस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक थर्ड पॉइंट किसका हो गया, ये इसका आ गया थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, ये ये जो है आपका प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम और प्रोड्यूस किसके किया जा रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये हेल्प किस में करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर। 3 क्वेश्चन इससे बनकर आता है कि एक तो मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा इनमें से कि स्ट्रेप्टोकाइनेज या जो है सैक्रोमाइसेस जो है वो किससे निकल रहा है, किस में यूज़ हो रहा है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ होता है क्लॉट बस्टर में, मतलब जो इस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसको कहाँ से निकाला जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज को, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्लॉट बस्टर का काम होता है फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, हार्ट वेसल्स में क्या होती हैं कि उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लड वेसल से सप्लाई नहीं हो पाती प्रॉपर ब्लड की, तो उस क्लॉट को ये रिमूव करने में ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब फिफ्थ जो है आपका दिखा रखा है, फिफ्थ जो आएगा वो है साइक्लोस्पोरिन अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्ट्रेप्टोकोकस तो बैक्टीरिया था, यहाँ पे एक फंगस जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वो उसका यूज़ कर रहे हैं क्या निकालने के लिए, साइक्लोस्पोरिन ए निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जैसे ऑर्गन को हम एक बंदे से दूसरे बंदे में जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं कोई ऑर्गन को, तो ये जो ऑर्गन दूसरे बंदे में डाल रहे हैं, तो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होना चाहिए शुड बी सप्रेसिव होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि इसके ऑर्गन को, फर्स्ट वाले ऑर्गन को ये रिजेक्ट कर देगा सेकंड पर्सन। तो इसलिए इस पर्सन को हम क्या देते हैं, इस पर्सन को देंगे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ताकि ऑर्गन को ईजिली वो क्या कर सके, अपने अंदर फिट करवा सके। तो इसलिए यहाँ पे एजेंट का काम करता है साइक्लोस्पोरिन ए। तो
ये इसको इम्यूनिटी, जैसे लिम्फोसाइट्स वगैरह, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको ये क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। तो 5th पॉइंट ये था आपका। तो ये भी ध्यान रखना है, साइक्लोस्पोरिन ए किससे रिलीज होता है और क्या काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा इसमें। 6th पॉइंट आ जाता है आपका, 6th आ गया स्टेटिन। स्टेटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, किससे निकाला जाता है, मोनास्कस परप्यूरियस के निकाला जाता है। वो आपका क्या है, आपका ये ईस्ट है। ईस्ट क्या है, ये भी फंगस है। तो ये स्टेटिन और साइक्लोस्पोरिन जो है बोथ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फंगस। और ये क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में यूज़ होता है। हैविंग कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इट एक्ट्स बाय competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of कोलेस्ट्रॉल। तो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है उसकी एक्टिविटी को ये स्टॉप कर देता है। कौन, आपका क्या है, स्टेटिन। तो देखिए क्या अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि एक तो आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा। मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं, इसके अंदर ज़रूर क्वेश्चन आता है, किसी कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दे देगा साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, स्टेटिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसमें ऐसे लिख देगा, इधर साइड दे देगा आपका इम्यूनोसप्रेसेंट, क्लॉट बस्टर और लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अब इनमें से करेक्ट मैच करना है कि आपका साइक्लोस्पोरिन ए क्या करवाता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए किस में काम कर रहा है, आपका सप्रेसेंट में काम करता है। स्टेटिन क्या होता है, स्टेटिन आपका क्या होता है, आपका स्टेटिन क्या काम कर रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर रहा है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो क्या करता है, ब्लड जो क्लॉट बस्टर है, ब्लड वेसल्स में क्लॉट को उसको रिमूव करता है। तो ये ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आके आ जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या आते हैं, माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये पूरा ही डिफरेंट आ जाता है कि अभी तक आप लोगों ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पढ़ लिया, ठीक है, हाउस होल्ड में हो गया, और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, माइक्रोब्स का यूज़ किस में करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट में करेंगे, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में करेंगे। तो इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट उसमें स्टडी कर लेते हैं, पूरा डिटेल में आ जाएगा, ये नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है वीडियो। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। तो थैंक यू।